प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राजीव बिंदल जी, उनके घर तक सड़कें पहुंचाई। ऐसी ऐसी जगह हमने सड़कें पहुंचाई जहां पर कभी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जब नॉमिनेटेड पार्षद को फंड ही नहीं मिल रहा है तो ऐसे में वो क्या करेगा। ग्रीनरी को हमने खराब किया था। मैं अपने आप को आज भी दोषी मानता हूँ कि वहाँ की ग्रीनरी को उजाड़ कर मैंने वहाँ पे सिंथेटिक कोर्ट का सोचा। पत्रकारिता मेरा पेशा है, पत्रकारिता मेरे घर को चलाने का एक जरिया है। क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि विशाल, चुनाव लड़ना आसान है लेकिन आदमी को अपनी औकात पता चल जाती है। जब मैं वार्ड में हूँ तो मैं 100% वार्ड के साथ हूँ, और जब मैं पत्रकारिता में हूँ तो मेरा 100% जो है वो पत्रकारिता के साथ रहेगा। मेरे साथ ये रहा कि मैंने ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स बहुत देखे। हमारे अपने बड़े भाई भी हैं, छोटे बोलूँगा मैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पर आपका बैठने का अधिकार नहीं। मैंने ज़िंदगी में पहली बारी राजा वीरभद्र सिंह जी का भाषण नहीं सुना। एरिया आपका नगर निगम में जरूर बड़ा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पानी के लिए वो एरिया बड़ा हो। मेरा साफ सुथरा सा था कि नगर परिषद ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। आज भी जवाब ये होगा कि नगर, इससे अच्छी तो नगर परिषद थी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस नगर निगम में जीत पाएगी? ऐसे लोगों को टिकट देती है कांग्रेस जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, तो कांग्रेस को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। अभी भी आपको कह रहा हूँ कि नेता को कभी नहीं चुनना। नेता आपके द्वार बहुत आएंगे और सारे के सारे अब समाज सेवक बनकर आएंगे। नमस्कार, आज़ाद टॉक शो में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत इस खास बातचीत में मौजूद है, उन्हें क्या कहा जाए ये बड़े भाई आप ही बताएं। आपको एज अ जर्नलिस्ट में इंट्रोड्यूस करूं या एज अ पॉलिटिशियन या एज अ इवेंट ऑर्गेनाइजर? पहले तो आज़ाद आपका धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि मुझे क्या बुलाया जाए। जी बिल्कुल। बिल्कुल, मैं एक पत्रकार हूँ, क्योंकि घर चलाने के लिए आपको पता है कि काम तो करना पड़ता है, और जो राजनीतिक जगह है वहाँ से कम परिवार तो नहीं चल सकता अगर आप ईमानदारी से काम करें। तो ऐसे में जो पत्रकारिता है वो मेरा हमेशा काम आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि ये मेरे एक परिवार के लिए मेरी रोजी रोटी का भी एक जीवन यापन का जरिया है। बाकी जो राजनीतिक वाली बात है, बिल्कुल है, मैं शुरू से राजनीति में सक्रिय रहा हूँ, पत्रकारिता में भी सक्रिय रहा हूँ। मैं जिस भी फील्ड में अपनी तरफ से रहा हूँ, मेरा प्रयास हमेशा ये रहा है कि मैं 100% जो है वहाँ को दे सकूँ। देखिए, विशाल वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। वैसे तो आप सभी सोलन के जो वासी हैं इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। एक उम्दा किस्म के पत्रकार हैं, काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता जगत में रहे हैं। साथ ही साथ सोलन जब नगर परिषद होती थी उसमें नॉमिनेटेड पार्षद भी ये रहे हैं। और भाई यही कारण है कि मैं एक लंबी चौड़ी सवालों की लिस्ट जो है आपके लिए तैयार की है, क्योंकि जब कभी कोई पत्रकार सामने आता है तो उनसे सवाल जवाब में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि एक किस्म पे आप होते हैं, दूसरे से सवाल पूछते हैं तो जवाब देने की क्षमता भी आप रखते हैं। नगर निगम के चुनाव होने को बड़ा लंबा टाइम है। आपने फेसबुक पे पोस्ट शेयर की कि मैं इस बार डायरेक्ट जो है वो इलेक्शन लड़ूंगा, और मेरा वार्ड जो है अगर वो रिजर्व से नहीं हटाया जाता है, महिला रिजर्व आजकल चला हुआ है, तो मैं कोर्ट तक का दरवाज़ा भी खटखटाऊंगा। तो पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, आपको क्यों ऐसा लगा कि ये अभी भी रिजर्व हो सकता है? देखिए, अभी सिर्फ जो है इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और कयासों के दौर में ये कई बार हमने जो देखा है वो भी ये आ रहा है कि शायद वार्ड नंबर 6 इस बार फिर से रिजर्व हो जाए। अगर ऐसे में वार्ड 6 रिजर्व होता है, जब पहले नगर परिषद के 2 टेन्योर रहे, उस समय वार्ड रिजर्व रहा महिलाओं के लिए, बिल्कुल, यानी 10 साल का टेन्योर हो गया। नगर निगम बनती है, नगर निगम में भी ये वार्ड फिर महिलाओं के लिए चला जाता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो रोस्टर है, ये ऐसा कौन सा रोस्टर है, चलो ठीक है वो नगर परिषद की बात थी, अगर नगर निगम का भी ये रोस्टर आता है तो अगर रोस्टर की बात करेंगे तो सिलसिले वाइज जो पिछली बारी ओपन थे वो रिजर्व होंगे, और जो रिजर्व वाले हैं वो ओपन होंगे। फिर भी अगर अनदेखी हुई, क्योंकि आंकड़ों का मायाजाल है जो सारा का सारा, और जो मैंने आंकड़ों का जितना मायाजाल मैं देख रहा हूँ, जो मुझे लगा है उसके मुताबिक मैं 100% कह सकता हूँ कि इस बार वार्ड जो है ओपन होना चाहिए। फिर भी अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर बिल्कुल जैसा ही कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े तो खटखटाऊंगा, क्योंकि अगर हम अपने लिए ही न्याय ना ले सके तो हम ऐसे में कैसे उम्मीद करें कि हम दूसरे को भी कभी न्याय दिला पाएंगे। भाई अब बात आती है, चलो एक आप एज अ पॉलिटिशियन भी रह गए, एज अ पत्रकार भी रह गए, तो पहले विशाल वर्मा क्या थे? पहले पत्रकार रहे हैं या नॉमिनेटेड पार्षद रहे हैं? देखिए, मैं जो सबसे पहले अगर मेरे आप कैरियर की बात करें, शुरू करें, तो मैं आपको बता दूं, मैं सबसे पहले राजनीति में था। मैं राजनीति में एक बार छोटी उम्र में निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुका हूं। उससे पहले भी एक बारी लड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन मुझे बिठा दिया गया था। लेकिन जब उसके बाद एक बारी बिठा दिया गया, दोबारा भी ऐसा प्रयास हुआ, तो मैंने बोला ऐसा नहीं है कि मैं इतने साल से अपने वार्ड में रहा हूँ, मेरा जन्म वार्ड नंबर 6 का ही है, मेरा जितना भी कैरियर रहा है वो वार्ड नंबर 6 का रहा है माफ़ कीजिएगा।
और उसके बाद जो है, अब आप एक चीज़ देख लीजिए कि अगर विशाल वर्मा ने राजनीति में शुरुआत करी, जी पहला चुनाव भी लड़ा, निर्दलीय के तौर पे मैं चुनाव लड़ा, मात्र कुछ वोटों से मैं चुनाव हारा था। ये निर्दलीय वोट का जो आपका ना, निर्दलीय चुनाव जो आपने कहा और जी। वो हार भी गए, मैं हार गया। ये क्या उम्र आपकी रही थी उस वक्त? मेरे ख्याल से 25-26 के दौरान बिल्कुल का यही ये मैं जब बिल्कुल बात ऐसा करूं। सा आंकड़ा रहा होगा राइट उस समय। मिलता है लड़ने और का। मेरे जो मैं कहूँगा कि मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़े थे, मेरे बड़े भाई थे दोनों। एक अजय मित्तल जी, जो अब हमारे बीच में इस दुनिया में नहीं रहे हैं, एक बहुत जाने माने पॉलिटिशियन थे, कांग्रेस पार्टी से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था। और राजन सूद जी, समाज सेवक है, आज भी ये बड़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, एक सोशल वर्कर के रूप में उन्हें भी जाना जाता था। तो ऐसे में उन दो दिग्गजों के बीच में मैं एक छोटा, अपने आप को उस समय के मुताबिक प्यादा ही कहूँगा कि मैं उस दोनों के बीच में चुनाव मैंने लड़ा और मैंने हिम्मत नहीं हारी, और बावजूद उसके चुनाव लड़ा। अच्छा रहा, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि विशाल, चुनाव लड़ना आसान है, लेकिन आदमी को अपनी औकात पता चल जाती है। जो बंद मुट्ठी है वो बंद मुट्ठी ही रहे, और खुल जाए तो फिर आपके सामने ज़मीनी हकीकत आ जाती है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जब मैं पहला चुनाव भी लड़ा तो मुझे, जहाँ तक मुझे याद है, कि शायद 347 के करीब मुझे वोटें मिली थी, और एक सम्मानजनक वोटों के साथ। हाँ बिल्कुल, यंग एज में 347। वहाँ से मुझे एक ऐसा हौसला मिला कि इतने लोग आज भी मेरे वार्ड के हैं जो मुझ पर विश्वास जताते हैं, छोटी सी उम्र में। तो फिर मैंने राजनीति में आगे रहा, फिर उसके बाद मैं नॉमिनेट काउंसलर भी बना, पत्रकारिता में भी आया। ठीक है मैं जी, थोड़ा रोकना चाहूंगा। अब जाते हैं, आपने जिक्र किया नॉमिनेट का, जी तो नॉमिनेट आज तक हमने जो भी देखे हैं, जो भी नॉमिनेट होता है क्लोज टू गवर्नमेंट बहुत रहता है, जी जो उस टाइम सत्ता में बैठी हो। और उस टाइम जब आप नॉमिनेट हुए तो कांग्रेस सत्ता में थी, तो मतलब आप नॉमिनेट हुए, उससे पहले आप शायद पत्रकारिता में भी आगे थे। जी। अब तो पत्रकारिता के साथ रहते रहते कैसे, मतलब आप कांग्रेस के इतने क्लोज चले गए? देखिए, मैंने कहा कि मैं शुरू से राजनीति में रहा हूँ, छोटी जी। उम्र से रहा हूँ। अगर बचपन से भी देखेंगे, जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता रहे होंगे, छोटी उम्र से मैं कांग्रेस के साथ मेरा जुड़ाव हमेशा रहा है। तो कांग्रेस के साथ नज़दीकियाँ होना, या कांग्रेस के नेताओं के साथ नज़दीकियाँ होना हमारे लिए एक बड़ी छोटी सी बात थी, क्योंकि हमेशा एक छोटे बच्चे को जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने पार्टी की सेवा करते हुए देखा है। तो ऐसे में चाहे आप जिला सोलन की बात करो, किसी और जगह की बात करो, जितने भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व रहा होगा, उनके साथ हमेशा एक मेरा जुड़ाव भी रहा होगा, क्योंकि उन लोगों का आशीर्वाद मुझ पर रहा। और यही आशीर्वाद का कारण ये रहा कि उस समय जो मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी होते थे, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया। नॉमिनेट कराने के लिए जो यहाँ के भी नेता थे, उनका भी बड़ा भारी सहयोग रहा, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि विशाल को इतने साल हो गए हैं नगर निगम की राजनीति में, तो ऐसे में विशाल का पूरा हक बनता है कि इसे अब कम से कम नॉमिनेट करके भेजा जाए, क्योंकि वार्ड बार बार रिजर्व हो रहे थे। तो ऐसे में मुझे नॉमिनेट करके भेजा गया। राजा साहब का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा, और आज वो चाहे इस दुनिया में नहीं है, मैं आज भी कह सकता हूँ कि उनका जो आशीर्वाद है, चाहे ऊपर से या जैसे मर्जी बोलो, उनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं मैं अपने साथ आज भी पूरी तरह से मानता हूँ। बड़े भैया, आप पहले इलेक्टेड हो चुके जी। हैं, आप चाहे तो अगली बार भी जो है वो नॉमिनेट हो जाते हैं, आप चाहे तो अगली बार भी नॉमिनेट हो जाते हैं। जी। तो ये इलेक्टेड होके आने का क्यों ये जो भूसवार आप में हो गया? मुझे इसलिए हुआ कि देखिए, जब पहले नॉमिनेटेड थे, तो जी। नॉमिनेटेड के पास पावर्स होती थी कि वो अपने वार्ड में फंड को यूज़ कर सकते थे। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर आपके पास पूरी पावर्स वही थी कि जो इलेक्टेड के पास होती थी। लेकिन जब से नगर निगम बनी है, नगर निगम में क्या हो गया है कि जो नॉमिनेटेड पार्षद आ रहे हैं, उन्हें ये हक नहीं दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये एक चर्चा का अलग विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि अब जब नॉमिनेटेड पार्षद को फंड ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में वो क्या करेगा? वो कम से कम जो आपको करोड़ों रुपए का आपने विकास करना है, वो नहीं कर पाएगा। मैं आपको बता दूं, जब मैं नॉमिनेटेड पार्षद था, मैं आज बड़े आराम से ये कह सकता हूँ कि अगर वार्ड नंबर 6 की बात करें, जब मैं उस समय नॉमिनेटेड था, करोड़ों रुपए के विकास मैंने कराए हैं। एक जगह नहीं, अनेकों जगह, आप ऐसी जगह हमने सड़कें पहुंचाई जहां पर कभी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आप सर्कुलर रोड से जवाहर पार्क होते हुए आप चले जाइए, जहां पर पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री और इस समय प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राजीव बिंदल जी, उनके घर तक सड़कें पहुंचाई। कभी भी असंभव नहीं था, क्योंकि मेरी भी जिंदगी वहीं बीती है, वहाँ कभी ऐसा हो नहीं पा रहा था। पार्किंग ऐसी जगह बनाई जहाँ पे नहीं थी। इंटरलॉक टाइल्स सबसे पहले हम लोग लेकर आए। अगर आप बोले कि अगर सुबह जो है 10 बजे सायरन बजता है और 5 बजे सायरन बजता है, वो भी आइडिया हमारा था, वो भी मैंने अपने टाइम में अपने जवाहर पार्क में लगाया। तिरंगा झंडा,
जो हमारे वार्ड में लगा उसके लिए हालांकि जो सारा सहयोग है वो जोरीलाल बंसीधर परिवार का रहा है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से वो लगा, लेकिन उस झंडे को लगाने के लिए एक प्रयास हमारा जरूर रहा होगा, क्योंकि हमने उस परिवार से मुलाकात की, प्रशासन ने उस परिवार से मुलाकात की और उस प्रशासन ने विश्वास हम पे जताया, प्रशासन पे जताया, यही कारण कि वो भी वहाँ पर लगा। आप ना सिर्फ उस जगह बल्कि आप अनेकों जगह ऐसी जाकर देखेंगे कि जहाँ पर काम हुआ है। ये काम मैं नहीं बोलता हूँ, आज भी ज़मीनी हकीकत में दिखते हैं। एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि आप जब मैं नॉमिनेटेड पार्षद था तब एक जो सबसे बड़ा काम है जो मैं मानता हूँ, आपने देखा होगा कि पानी की समस्या सबसे बड़ी आती है। नहीं विशाल भाई, मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूँगा, पानी की समस्या में बाद में आएंगे क्योंकि ये तो हमारा क्वेश्चन है ही, लेकिन उससे पहले एक जो आपका ड्रीम था जो शायद नॉमिनेटेड पार्षद बन के तो नहीं कंप्लीट हो पाया लेकिन बाद में जरूर हुआ, उसमें भी जहाँ तक मैं देखूँ वो एज अ जब जर्नलिस्ट आप रहते थे तो वो मुद्दा आपने उठाया, नगर निगम में रखा भी, ओपन एयर थिएटर। बिल्कुल, देखिए ओपन एयर कैसे आपके दिमाग में आया था, क्यों वो सोच थी कि वहाँ ओपन एयर थिएटर होना चाहिए? देखिए मैं ये चाहता था कि आप शिमला जाइए, कई और जगह जाइए, चंडीगढ़ जाइए, कई बहुत सी ऐसी जगह जाए कि वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ना सिर्फ उसमें, अगर मैं आपको बात करूं, जब ये अब प्रोजेक्ट बना, पहले मेरे प्रोजेक्ट में और अब के प्रोजेक्ट में उसमें थोड़ा बदलाव आया है, क्योंकि मैं पार्षद नहीं था, जो दूसरे पार्षद थे उनके टाइम में ये काम हुआ है। लेकिन ये था कि मैं आज भी कह रहा हूँ कि जब राजा वीरभद्र सिंह जी थे तो वो मुझे 1 करोड़ रुपए जवाहर पार्क के लिए दे गए थे और उसमें ये प्रोजेक्ट भी था, पैसा आया है नगर परिषद में आया था, वही पैसे जो है वो इसके लिए यूज हुए होंगे। लेकिन मेरा जो मेन आइडिया था वो ना सिर्फ ओपन थिएटर था, बल्कि अगर आप जाएंगे जो ओपन थिएटर के पास जो मंच बना हुआ है उसमें ये था कि वहाँ पर कोई आदमी अपना जो है प्ले वगैरह करना होगा वो कर सकते हैं, उसके साथ साथ उसमें रोलर स्केटिंग कर सकते हैं, और उसके साथ जो अगर आप जाएंगे वो सिर्फ एक स्टेज नहीं है, उसके नीचे पानी का टैंक बनाया गया था और वो ऐसा बनाया गया था कि अगर जो आपका रेन हार्वेस्टिंग टैंक होगा वहाँ पर वो पानी जाएगा। लेकिन अब जब ये बना है मुझे नहीं लगता कि शायद उसमें एक बूंद भी जा रही होगी। उसका डिजाइन कैसा हुआ क्या नहीं हुआ ये तो अब के जो नुमाइंदे हैं वो इस बारे में ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो एक कल्पना मेरी थी वार्ड को लेकर वो शायद मुझे ज़मीनी हकीकत पर पूरी नहीं दिखी। सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट का मेरा प्रोजेक्ट था, उसके लिए वहाँ पे पोल आए थे, आज पोल नहीं मिलते हैं, कोई उसके ऊपर कोई ध्यान 1% भी ध्यान नहीं दिया गया, कहाँ वो पोल गए, सड़ गए, क्या हुआ, लाख, जबकि मैंने उस समय नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बुलडोजर तक वहाँ पर पहुँचाया था, जो कि असंभव जैसा होता था, ताकि उसको ग्राउंड को तैयार करना था। लेकिन वो भी अब सारी की सारी बातें हवा में रह गई है। ग्रीनरी को हमने ख़राब किया था, मैं अपने आप को आज भी दोषी मानता हूँ कि वहाँ की ग्रीनरी को उजाड़ कर मैंने वहाँ पे सिंथेटिक कोर्ट का सोचा था ताकि वो मिले, लेकिन वो अब ज़मीनी स्तर पर कम से कम बिल्कुल भी मुझे नहीं दिखता है। अब एक बड़ा सवाल, विशाल वर्मा अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो क्या जर्नलिज्म छोड़ देंगे? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि पत्रकारिता मेरा पेशा है, पत्रकारिता मेरे घर को चलाने का एक जरिया है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि बेशक मैं कांग्रेस पार्टी से रहा हूँ, आपने मेरी पत्रकारिता में पहले भी देखा होगा कि मेरे अगर सबसे ज़्यादा निशाने पर अगर कभी रही होगी तो कांग्रेस रही होगी, जिसका खामियाजा भी मुझे राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर के रूप में मुझे कई बार देखने को मिला है। लेकिन जब आपको मैं एक बात बता दूं कि विचारधारा अलग चीज़ होती है और काम धंधा अलग होता है। अब अगर आप मुझे बोलेंगे कि पत्रकार निष्पक्ष नहीं हो सकता, तो मैं इसमें अब छोटी सी बात आपको कहूँगा, क्योंकि कई मुझसे लोग भी पूछते हैं, अगर कोई न्यायाधीश अपनी सीट पर बैठे हो, उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी हो, उनकी विचारधारा कांग्रेस हो, तो क्या ऐसे में ये कभी भी होगा कि वो अपने पार्टी के आदमी को सज़ा देंगे या नहीं देंगे? यानी जब आदमी सीट पर बैठ जाता है तो वो इसकी एक अपनी जिम्मेदारियां होती है और उसको उस जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है, बिल्कुल पद से बंधा हुआ होता है। और ये मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब मैं वार्ड में हूँ तो मैं 100% वार्ड के साथ हूँ, और जब मैं पत्रकारिता में हूँ तो मेरा 100% जो है वो पत्रकारिता के साथ रहेगा। चलो, छोड़ने का सवाल तो मैंने आपसे कर लिया, पर हाउ विशाल वर्मा बिकम एज अ जर्नलिस्ट, कैसे आपके मन में ये आया? क्योंकि इससे पहले भी मैं देखूँ तो आपका होटल मैनेजमेंट आपने किया, फिर आप ट्रांसपोर्ट आप संभाल रहे थे, फिर आपके एंट्री जर्नलिज्म। देखिए सबसे बड़ी बात यही आई कि देखो मेरे साथ ये रहा कि मैंने ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स बहुत देखे। बिल्कुल, आज भी लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, मैंने ज़िंदगी में जो मैं रहा हूँ, मैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल जी, उनके कॉलोनी में मैं रहा हूँ, मेरा जन्म वहाँ पे हुआ है। राजनीति बिल्कुल, अगर उनमें पॉलिटिकल वो इतनी हुई होगी तो जो उनके चवरप्राश की कुछ यहाँ पर भी आई होगी, बहुत बड़ा हाथ रहा है। और ऐसी जगह में हमने मकान रहा है कि अगर बारिश होती थी तो पानी अंदर भी आता होगा। मैं ट्रांसपोर्ट में रहा, यानी आप एक चीज़ देख लीजिए कि समाज के जितनी भी जगहें हैं, मैं कम से कम हर जगह का मैंने वहाँ पर अच्छे से निर्वहन किया। ट्रांसपोर्टरी में भी मैं अगर रहा तो मैं आपको बता दूं, मैं 8 साल लगातार प्रधान रहा।
वो इसलिए रहा होऊंगा क्योंकि मैंने वहाँ के लोगों के काम किए होंगे। 8 साल बाद मैंने खुद बोल दिया कि अब मैं इस पद से मुक्त होना चाहता हूँ और कोई और लड़े। ऐसे ही मैं जहाँ भी रहा हूँ मैंने अपना 100% दिया है। मैं पत्रकारिता में कैसे आया, जैसे आपने पूछा, बड़ी दिलचस्प सी कहानी है। मेरा पत्रकारिता में आने का 1% भी इरादा नहीं था। मेरे बड़े भाई जो हैं भानु वर्मा जी, वो काफ़ी वरिष्ठ पत्रकारिता में मेरे से बहुत आगे थे। यहाँ पर भी राजा वीरभद्र सिंह जी का जो है एक रोल मैं कहूँगा वो इसलिए आता है, गंज बाजार में राजा वीरभद्र सिंह जी की रैली थी और मैं उस रैली को सुनने के लिए वहाँ पर गया हुआ था एज ए श्रोता, या आप ये बोल लीजिए कि जैसे मुझे पार्टी वर्कर जैसे मैं वहाँ गया था। लेकिन वहाँ पर क्या था कि काफ़ी भीड़ थी। जब वहाँ पर भीड़ थी तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो बैठने की जगह थी नहीं थी, तो जो पत्रकारों की जगह थी मैं वहाँ पर उस सीट पर बैठ गया। और इसलिए कि जितने भी पत्रकार थे मुझे बचपन से जानते थे, क्योंकि बड़े भाई पत्रकारिता में रहे और सबके साथ मेरा ये रिलेशन रहा है। लेकिन देखिए कि वहाँ पर क्या हुआ कि हमारे अपने बड़े भाई भी हैं, या छोटे बोलूँगा मैं उनको, उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पर आपका बैठने का अधिकार नहीं है, यहाँ पर वही बैठ सकता है जो पत्रकार है। आप नेता बनकर आए हैं तो आप कृपया नीचे बैठिए। कुल मिलाकर आपको यहाँ बैठना है, आपको पत्रकार बनना पड़ेगा। मैंने जिंदगी में पहली बारी राजा वीरभद्र सिंह जी का भाषण नहीं सुना, शायद दिमाग में मेरे बार बार वही बात गूंजती रही यार कि यहाँ बैठने के लिए पत्रकार बनना पड़ता है। और मुझे नहीं लगता कि मेरे में शायद इतनी या क्वालिफिकेशन बोलो या ऐसी बात कर ली कि या बोले कि मैं उसमें नहीं करता हूँ। तब मैंने दृढ़ संकल्प लिया कि मैंने पत्रकारिता में आना है। हर जगह कहते हैं कि अप्रोच लगती है, मैंने भी अप्रोच करी। मैंने भी अपने बड़े भाई को कहा कि भाई ऐसा है, दुनिया के पत्रकार आपने बना दिए, मुझे भी बना दो। लेकिन मेरे भाई ने मुझे कम से कम 1 साल तक इसमें घिसा होगा। मुझे उन्होंने पत्रकारिता में नहीं आने दिया। कभी स्क्रिप्ट लिखाते रहे, कभी कुछ करते रहे। बिल्कुल। उसके बाद जो है मुझे पहली बारी पत्रकारिता में मैं आया हूँ। मैं हिमाचल में रह लिया। मैं पीटीसी न्यूज़ के लिए जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वो रह लिया। वहाँ से मेरा धीरे धीरे पॉलिटिकल जो है आपका जर्नलिज्म का मेरा कैरियर शुरू होता चला गया। दैनिक सवेरा जो है न्यूज़पेपर होता था, मैं उसमें काफ़ी साल मैं ब्यूरो रहा। आज की डेट में अगर आप बोले तो खबरें अभी तक का मैं डिस्ट्रिक्ट हेड हूँ। सूर्य समाचार का मैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेड हूँ। और उसके अलावा आपको पता है कि हमने अपना भी पोर्टल चलाया हुआ है, थर्ड आई टुडे करके, ये भी चलाया हुआ। लेकिन ऐसा है कि मैं इस प्रकार से जो है पत्रकारिता में आया हूँ और आज इतने साल का दौर हो चुका है और मैं इसी में डटा हुआ। भाई 5 साल आप नॉमिनेट पार्षद बनकर जो है आपने नगर निगम में रहे, लोगों की सेवा करते रहे। और समस्या तब भी हुई थी सोलन की, पानी सबसे बड़ा समस्या, मैदान सबसे बड़ा समस्या, पार्किंग वैसी है बड़े लेवल पे। मैं वाकई आपसे जानना चाहूँगा, आप अंदर रहे हो, पानी क्या सच में बड़ा समस्या है, सप्लाई समस्या है या डिस्ट्रीब्यूशन समस्या है? देखिए, नगर परिषद और नगर निगम में सफ़र बड़ा अलग सा हो गया मुझे। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है कि मैं कहीं गलत भी हूँ। नगर निगम का एरिया तो जुड़ गया, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि अगर नगर निगम को एरिया जुड़ने के बाद उन्होंने पानी के कनेक्शन भी बाहर दिए होंगे, क्योंकि वहाँ पर तो आज भी शायद जल शक्ति विभाग ही पानी देता होगा। तो ऐसे में अगर ये कहा जाए कि अब एरिया बढ़ गया है, एरिया आपका नगर निगम में जरूर बड़ा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पानी के लिए वो एरिया बड़ा होगा। बहुत से ऐसे वार्ड हैं जहाँ आज भी जल शक्ति विभाग जो है पानी की आपूर्ति करता है, डायरेक्ट करता है। बिल्कुल, हमारे समय में भी जो ये सप्लाई थी ऐसी ही थी जैसे अब है। लेकिन मैं अगर आंकड़ों की बात करूं, आंकड़ों में मैंने जब भी देखा है तो जल शक्ति विभाग हमेशा आंकड़े जो दे रहा है वो अपने पक्ष में दे रहा है और नगर निगम अपनी बात करता है। सही मायनों में जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये तब ज़्यादा पता चलेगा क्योंकि जब मैं बैठूंगा। लेकिन एज ए पत्रकारिता भी मुझे अगर जितना एक मैंने भी मुद्दे उठाए या देखा होगा, मुझे ये लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। छोटी समस्या नहीं इसे मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी समस्या जो डिस्ट्रीब्यूशन है, शायद वो अब कंट्रोल में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, ये तो आप देख लीजिए, दिन के 3 से 4 वार्ड आज भी ऐसे आते हैं कि जो पानी के लिए कभी समस्या नहीं है उनकी। आप रजिस्टर उठाइए, कॉपी उठाइए, अगर आप नगर निगम की देखेंगे वहाँ पर उनकी शिकायतें नहीं हैं, लेकिन शिकायतें बाकी वार्डों की है। मैं तो ये कहूँगा कि वो जो 4 पार्षद होंगे, मैं उन्हें उनकी सराहना करता हूँ। अगर वो पानी की आपूर्ति ज़्यादा भी अपने एरिया में ले जाते हैं तो यार उनका हक बनता है ना, अपने इसलिए आए कि अपने वार्ड के लोगों की लड़ाई लड़नी है। लेकिन क्या कर रहे हैं, बाकी को भी देखिए, जल सबको चाहिए। तो ऐसे में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कंट्रोल में करना जो है वो बहुत बड़ा एक चैलेंज जो है इस समय बन चुका है। सोलन की एक सबसे बड़ी समस्या है मैदान। सिरमौर के बच्चे यहाँ पे हैं, भर्तियों का टाइम हो, खेलने का टाइम हो, शिमला से पढ़ने भी आ रहे हैं, खेलने भी आ रहे हैं, ग्राउंड लिमिटेड सा है, ठोडो ग्राउंड, और उसमें गतिविधियाँ खेल की कहें या हमारी सोशल सांस्कृतिक कहें, वो
तो ग्राउंड को लेकर ये समस्या आपके टाइम में भी थी, अब भी है। एक और इसमें समस्या आ गई क्योंकि 2 एक इवेंट यहाँ होते थे। नगर निगम ने पिछली बार कहा था कि 3 दिन से ज़्यादा नहीं देंगे, फिर इसमें एडिशन किया गया जब थोड़ा दबाव बढ़ा, पत्रकारों का बढ़ा या खुद से जिसने इवेंट करवाने थे उन्होंने लगाया, तो ये 7-8 दिन के लिए कर दिया। 8 दिन के लिए। तो मतलब कैसे आप इस समस्या को देखते हैं? क्योंकि देखिए बिल्कुल ये समस्या जो है, देखिए बार बार कहाँ ये समस्या आती है, कहा जाता है कि जो खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल। कहाँ जाएंगे जब सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी। गतिविधियां यहाँ पर होती है। ग्राउंड एक है, वर्कलोड उस पर ज़्यादा है, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जो खेल के शौकीन हैं, ग्राउंड दूसरा भी है, पुलिस लाइन मैदान। आप अगर खेलना चाहते हैं, क्योंकि जो आदमी दूर से आया है वो मेहनत करने वाला है, वो दौड़ने वाला है, वो पुलिस लाइन में भी कुछ दिन के लिए खेल सकता है। आप एक चीज़ का देखिए कि जैसे बार बार मैं कहता हूँ कि शून्य मंच के उसके लिए मैदान सांस्कृतिक गतिविधियों का कई बार विरोध आता है, लेकिन उस विरोध को लेकर मैं सिर्फ इतना कहूँगा, देखिए जो ठोडो ग्राउंड है, ठोडो ग्राउंड में शून्य मंच बना हुआ है। शून्य मंच बनाने का मकसद साफ है कि सांस्कृतिक गतिविधियाँ तो होगी ही, हम भी कराते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम भी अपना फेस्टिवल कराते हैं वो होगी। ऐसे में इनका होना, देखिए बच्चे हर तरह के हैं, कुछ स्पोर्ट्स में हैं, कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों में, तो दोनों तरफ के लोग रहेंगे। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि ग्राउंड और होना चाहिए, तो लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितना एक मैं नगर निगम में गया हूं, मैडम जो इस समय उषा शर्मा जी हैं, उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी साफ कहा है कि हम ग्राउंड के लिए और जगह देख रहे हैं, और शायद उनकी विभागीय बात भी इन चीज़ों को लेकर चली हुई है। कह रहे हैं कि मेयर उषा शर्मा जी कह रहे हैं कि वो ग्राउंड के लिए जमीन देख रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन जब मैं भी यहाँ था, एक्टिव जर्नलिज्म जब मैं यहाँ कह रहा था, उस टाइम मेयर थे हमारे वार्ड नंबर 8 से पूनम ग्रोवर जी। बिल्कुल इंडोर स्टेडियम को लेकर बातचीत चली थी जी, नाप नपाई वो कर रहे थे, लेकिन वो फिर धरे का धरा रह गया। बिल्कुल। इस बारे में मैं आपको साफ कहूँ कि बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आई थी वो क्या था कि एक खसरा नंबर को लेकर प्रॉब्लम आ गई थी। एक खसरा नंबर किसी प्राइवेट का था, वो उसमें जुड़ गया, और दूसरा क्या था कि कुछ एरिया ऐसा था कि जहाँ पर ये आपका ऑडिटोरियम बनना ही नहीं था, और उस जगह को भी जो है उसमें ले लिया गया था। ऐसे में जो उस समय की मेयर थी पूनम ग्रोवर और राजीव कौड़ा जो कि डिप्टी मेयर थे, उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी, और यही कारण हुआ कि जो वो जगह थी जहाँ पे वो नहीं बनना था, उस जगह को उन्होंने वहाँ से कटवा दिया, और वहाँ पर अब पार्किंग का निर्माण होना है। करोड़ों रुपए का फाउंडेशन स्टोन भी जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वहाँ के लिए रखे गए थे। साथ ही जो उसका रास्ता है वो धीरे धीरे अब साफ होता इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो खसरा नंबरों की लड़ाई थी या वो थी, वो अब हटती जा रही है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि कुछ जो खेल संगठन है उन्होंने भी अभी एक बैठक करी है इसको लेकर कि यहाँ पर जल्दी बनना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि शायद हो सकता है कि जो 30-32 साल से शायद ये मामला लटका हुआ है, अब इसको पंख जरूर लग जाए। अब आपसे मैं जानना चाहूँगा एक बड़ा सवाल जो आज से 5 या 6 साल पहले भी बड़ा उठा था, काफ़ी उस टाइम आंदोलन भी चले थे, जब ये सोलन जो नगर परिषद से नगर निगम बनने जा रहा था, क्या आप उसके फेवर में रहे? देखिए अगर सही पूछे तो मैंने कभी भी जब शुरू में रहा, मैंने आज तक कभी, देखो आपके 50 बारी आपके सामने हस्ताक्षर अभियान भी होते थे, मैंने कभी भी उस हस्ताक्षर अभियान में एक बारी भी हस्ताक्षर नहीं किए। मेरा साफ सुथरा सा था कि नगर परिषद ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और आज अगर आप सही मायने में सोलन की जनता से भी पूछोगे कि आप क्या चाहते हो, तो शायद उनका आज भी जवाब ये होगा कि नगर, इससे अच्छी तो नगर परिषद थी। कारण यही हुआ, उसका कारण साफ है, एरिया जुड़ गए। जो बजट मात्र पहले 13 वार्डों में लगता था वो अब 17 वार्डों में चला गया, और आएगा भी ना भाई, आएगा भी। लेकिन उसके अलावा क्या हुआ, अधिकारियों की, कर्मचारियों की लंबी फहरिस्त हो गई। यानी आप एक चीज देख ली, जो डेवलपमेंट का पैसा था वो सैलरीज में भी जाने लग गया। वार्ड की डेवलपमेंट, आपके वार्ड के एरिया भी बढ़ गए। एक विजन था कि इस हिसाब से होना चाहिए, वो राजनीतिक लड़ाई में भी कहीं ना कहीं उलझता रह गया। और जो एक सोच जिस हिसाब से नगर निगम की थी वो नहीं हो पाई। मेयर पूनम ग्रोवर कभी अविश्वास प्रस्ताव, कभी विश्वास प्रस्ताव, उस दौर में जो है कांग्रेस उलझती चलेगी। और जो डेवलपमेंट थी हुई है, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि नहीं हुई है, काफ़ी की है उन्होंने। ऐसी लड़ाई लड़ने के बाद भी बहुत डेवलपमेंट उन लोगों ने की है। शायद ऐसी लड़ाई में मैं अगर अपने आप को बोलूँ, मैं होता तो शायद मैं उतना नहीं कर पाता और मैं उससे ही किनारा करता। लेकिन फिर भी उन लोगों ने हर तरह से लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक जाके उन लोगों ने लड़ाई लड़ी। और आज जो है जितनी डेवलपमेंट वो करा पाए, मैं तो उसके लिए उनकी कम से कम सराहना ही करूँगा। भाई अब यही बात होती है ना, जब एक जर्नलिस्ट से और एक पॉलिटिशियन, जब एक दो इंसान दोनों ही उसमें रह चुका हो ना, तो सवाल जो अगला होता है ना वो पहले ही ले बैठ लेते हैं। आपने जिक्र किया उस समय का जी, जब कांग्रेस आपस में ही यहाँ भिड़ रही थी नगर निगम सोलन में, 6 से 7 नुमाइंदे यहाँ बिठाए गए, बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कोई फायदा नहीं हुआ, आपस में लड़ गए। क्या आपका एक व्यू रहा है, मतलब पॉलिटिकली आप कैसे देखते हो नगर निगम, खासकर नगर निगम के तौर पे? क्योंकि आगे नगर निगम के जब चुनाव आएंगे तो कांग्रेस से सबसे बड़ा यही ही पूछा जाएगा जाएगा कि तुम तो आपस में लड़ते हो। देखिए, ना सिर्फ ये पूछा जाएगा बल्कि एक बात और पूछी जाएगी
जी। सस्ता पानी, मुफ्त कूड़ा, मुफ्त कूड़ा, ये बातें भी पूछी जाएगी। चुनाव है, चुनाव में विपक्षी पार्टियां आपको छोड़ने वाली नहीं है, नहीं, जनता भी नहीं छोड़ेगी, जनता भी नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल। क्योंकि और जब मैं भी जाऊंगा, मैं भी कांग्रेस की तरफ से ही जब टिकट की दावेदारी दे रहा हूं, तो मुझसे भी ये बातें पूछी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब उस समय की आपने पहले जो लड़ाई की बात करी, उस लड़ाई को टाला जा सकता था। टाला इसलिए जा सकता था क्योंकि उस समय जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व है, प्रियंका गांधी जी वगैरह, सोनिया गांधी वगैरह, उनकी रैली थी ठोडो ग्राउंड में, उसी समय अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है। रानी प्रतिभा सिंह जो प्रदेशाध्यक्ष होती थी, उन्होंने पार्षदों को मिलने बुलाया, वो नहीं मिले, मनमुटाव यहीं से बढ़ता चला गया, और ऐसा बढ़ता चला गया कि उनमें इतनी खाई बट गई कि शायद वो एक दूसरे की शक्लें तक देखनी भी उन्होंने पसंद नहीं की। दूर किया जा सकता था, नहीं दूर किया, वो तो आपस में उन लोगों का ही पर्सनल मैटर रहा होगा। यही कारण कि आज जो है काफ़ी, अगर डेवलपमेंट्स की बात करता हूँ मैं, तो इसी कारण शायद रुक भी गई होगी। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या हुआ लड़ाई में? आपने कहा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ गए, नहीं सुनी, ठीक है, क्योंकि अगर नेता वहाँ पे आ रहे थे, उनकी नई सुनवाई हो रही थी, क्योंकि और वो जो दूसरे पार्टी थी उनका भी अपना हक था, वो भी बिल्कुल साफ बात कर रहे थे। आप एक चीज़ देख लीजिए कि मैं मानता हूँ कि बाकी बात क्या हो, लेकिन जो पूनम ग्रोवर थी वो तो कम से कम 2.5 साल के लिए मेयर थी, उनके खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव आना ही नहीं चाहिए था। मेरा भी सवाल यही है कि क्या मेयर और डिप्टी मेयर का पद इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाकर वो करें? देखिए, मैं कहता हूँ कि दूसरी बड़ी बात, आपने कहा कि बड़े बड़े नुमाइंदे यहाँ पे थे, बिल्कुल, पर स्टेट के बड़े नुमाइंदे से पहले लोकल नुमाइंदे भी यहाँ पे थे, बिल्कुल। क्या आप मानते हैं कि उनकी जो पकड़ थी, या मतलब जो वो सूझबूझ वहाँ पे थोड़ी कमी रह गई? नहीं, देखिए ऐसा है कि इस समय यहाँ पे जैसे बड़े बड़े नेता भी आए और यहाँ पे सब कुछ हुआ, और मेयर और डिप्टी मेयर का पद बड़ा है या नहीं है, देखिए राजनीति में एक हर आदमी चाहता है कि मैंने आगे बढ़ना है। तो ऐसे में देखिए, जो सीनियोरिटी की भी अगर बात करें, तो सीनियोरिटी के हिसाब से भी पूनम ग्रोवर और राजीव कौड़ा आगे आते थे, तो मेरे हिसाब से उनका बनना जायज़ भी था, उनका हक भी बनता है, और अगर आगे भी वो लोग दावेदारी देते हैं तो वो बिल्कुल, मैं आज भी इस बात को डिनाई नहीं करता हूँ, क्योंकि लंबे समय से कौड़ा जी आपके दोस्त में रहे, नहीं, राजीव कौड़ा नॉमिनेटेड में साथ ही हुए थे, बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि आपका झुकाव उनकी तरफ जा रहा है। मैं आपकी बात बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ कि राजीव कौड़ा जी को कांग्रेस में पहली बारी राजा वीरभद्र सिंह जी से कांग्रेस भी मैंने ज्वाइन कराई थी, मैं वो नॉमिनेटेड पार्षद भी रहे हैं। उसके बाद मेरी माताजी और उसकी माता भी रही हैं, हम दोनों ने साथ काम किया है। मैंने उसका काम करने का वर्किंग स्टाइल मैंने देखा है। पूनम ग्रोवर भाभी जो हैं, मैंने उन्हें तो बहुत ज़्यादा बचपन से उनको देखा है, राजनीति की तह तक वो परिवार घुसा हुआ है, और वो उनको हर तरह से पता है क्या है। उनके बारे में तो चर्चा करना ही बेकार है, क्योंकि वो राजनीति में, नगर निगम की राजनीति में तो उनका कोई सानी हो ही नहीं सकता, ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। दिखता भी है ना कि इतना सब अगेंस्ट होने के बाद बिल्कुल नहीं दिखता। बात आप करें राजीव कौड़ा बिल्कुल मेरा दोस्त है, लेकिन राजीव कौड़ा मेरे दोस्त होने के साथ साथ वो राजनीति में आगे है उन लोगों से। राजनीति में सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि बाकी सरदार सिंह जी काफी पुराने कांग्रेसी हैं या और बड़े पुराने कांग्रेसी हैं, लेकिन नगर परिषद से लेकर नगर निगम की कोई राजनीति में अगर कोई सीनियर है तो वो राजीव कौड़ा कम से कम उन लोगों से ज्यादा सीनियर था। बिल्कुल, उन लोगों से कम नगर निगम की राजनीति में तो वो था। हो सकता है वो बाकी कांग्रेस की राजनीति में पीछे हो, लेकिन एक फील्ड होती है हर आदमी की, वो अपनी फील्ड में राजीव कौड़ा सबसे आगे था, सबसे सीनियर था, इसलिए उसका हक बिल्कुल बनता था। और अगर वो बना तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत था, और उसने अपने आप को साबित भी किया है। आज उसके वार्ड में जाके देखो, उसका वार्ड बोलता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, अगर आप पूरे शहर में सर्वे करोगे उसका वार्ड बोलता है कि उसने क्या काम किया है। और यही मान सकता हूँ कि एज अ जर्नलिस्ट आप ये बात कर रहे हो या अप्रिशिएट कर रहे हो कि उस अच्छे काम पे या दोस्ती के, पर आप बोल रहे हैं कि आपने भी इलेक्शन लड़ना है और राजीव कौड़ा जी डिप्टी मेयर के पद पर रह चुके हैं। बिल्कुल, कुछ आपके निवासी भी हो सकते हैं आपके वार्ड के जो उनसे नाराज हो। नहीं, मैं खुली तारीफ कहीं आपके अगेंस्ट मैं कभी भी सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का मादा रखता हूँ। मुझे जो चीज़ पसंद नहीं है मैं सामने कहूँगा। मैं लोगों से आज भी ये कहता हूँ कि मुझे वोट देखिए मैं क्यों मांगता हूँ। मैं इसलिए मांगी है क्योंकि मैंने काम किया है, उन लोगों ने मेरे काम को देखा है, इसीलिए मैं दोबारा हिम्मत कर पा रहा हूँ कि मैं उस वार्ड में जाकर चुनाव लड़ूँ जहाँ पर बड़े बड़े लोग जाने से डरते हैं, लेकिन मैं दावा कर रहा हूँ। लेकिन राजीव कौड़ा का मुझे देखिए, मुझे कभी भी ना तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मैं कह रहा हूँ मेरे सबसे अच्छे दोस्त, अगर राजीव बिंदल जी तो मेरे बिल्कुल मकान मालिक रहे हैं, उन्होंने मुझे छोटे से बड़े होता देखा है, मेरा तो उनके साथ भी एक अच्छा रिश्ता है। मैं तो कह रहा हूँ कि हो सकता है कहीं वो भी वोट, अब तो उनकी नान शिफ्ट होगी, वो भी वोट मुझे ना डालते हो, क्योंकि एक रिश्ते ऐसे रहे हैं। भाई देखो, पूरा सिनेरियो हमने कांग्रेस का देख लिया, अंदर खाते जो उठक बैठक थी, जो वादे वो कंप्लीट नहीं कर पाए जिसमें चूके, पर चुनाव तो आने हैं, आपको उतरना भी है चुनाव में। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस नगर निगम में जीत पाएगी? आपका नहीं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस का पूछ रहा हूँ। मैं काबिज हो पाएगी सत्ता में? देखिए, भविष्य के घर में क्या छिपा है ये कहना मुश्किल होता है।
लेकिन But इतना as जरूर आप एक as a लेकिन इतना जर्नलिस्ट आपका जो एक व्यू रहता है, एक आंकलन रहता है। देखिए जो आंकलन है, आंकलन के हिसाब से भी मैं कहूँगा कि अगर टिकट आवंटन हमेशा जब भी होता है वो टिकट बिल्कुल। आवंटन पे बात चले जाती है। आदमी जो ये छोटी इलेक्शन होती है यहाँ पर जीता है, उसका अपना व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है, ये सबसे ज़्यादा मायने इन चीज़ों का भी रखते हैं कि उनके व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है। ऐसे में अगर ऐसे लोगों को टिकट देती है कांग्रेस जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल तो कांग्रेस को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि जो बातें हो रही है कि कांग्रेस को 4 मिलेगी, कांग्रेस को 5 मिलेगी, मैं आज भी दावे के साथ आपको एक एक वार्ड बता सकता हूं कि कौन से वार्ड में कांग्रेस जीत रही है, कौन से में उनको थोड़ा सा चेंजेस लाने की जरूरत है। लेकिन इससे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा इस चीज़ के बारे में कर्नल धनीराम शांडिल जी जानते हैं, मुझसे ज़्यादा कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता भी जानते हैं कि कहाँ पर किस आदमी ने क्या काम किया है। अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे कहे अनुसार ही सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के बड़े से बड़े नेता ऐसे हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए रमेश ठाकुर जी हैं, अरुण शर्मा जी हैं, सुरेंद्र सेठी जी हैं, ये ग्रोवर फैमिली बैरों की मैं अब बात कर रहा हूँ आपको, मेयर उषा शर्मा जी हैं। ये बहुत ऐसी ऐसी शख्सियतें यहाँ पर हैं कि जिन्हें पता है। बलदेव जी बेशक वो नौनी के वो हैं, उन्हें यहाँ का पता है। कई नाम शायद मेरे से भी छूट भी रहे होंगे, मोहन मेहता जी वगैरह हैं, ब्रह्मानी जी हैं, रोहित शर्मा हैं, मैंने ऐसे बहुत देखे हैं कि जो यहाँ पर उन्हें पता है, पता है, ठीक है। और जो कांग्रेस के सरदार सिंह वगैरह भी हैं, ऐसे नहीं है कि वो नहीं है, अपने वार्ड में काम किया है, बिल्कुल। उन लोगों को सबको उनको पता है। राजीव ठाकुर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप वार्ड नंबर 7 से भूषण को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कौन है। पुनीत भाई वार्ड नंबर 9 से, है ना, उनकी सादगी देखिए इतना बड़ा रहा है। आप कैसे हम कह सकते हैं, अभी यंग जनरेशन बहुत ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने काम किए हैं और वो आगे के लिए भी। और टिकट नहीं थी तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि टिकट आवंटन जो है सबसे बड़ा इसमें मायने रखेगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो रोस्टर के बलि जैसे मैं चढ़ा वो कहीं और चढ़ गए होंगे, लेकिन उन वार्डों में उन लोगों की सहमति के बिना किसी को उतारना भी कांग्रेस के लिए जोखिम से भरा नहीं होगा। ना सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये जोखिम भरा रहने वाला है। मेरा सवाल आपसे अगला जो है, शायद अंतिम भी हो इस इंटरव्यू का, विशाल वर्मा को एज अ जर्नलिस्ट या एज अ पॉलिटिशियन क्या बनकर जो है एक अच्छा सोशल वर्क कर सकते हैं और क्यों? जी देखिए दोनों हिसाब से अलग अलग है। मैं अगर काउंसलर बनता हूं तो मैं एक समुचित एरिया है मेरा वार्ड नंबर 6, मैं वहां की जन समस्याएं उठा सकता हूं। बिल्कुल। अगर मैं पत्रकार हूं तो मैं पूरे जिले की समस्या को उठा सकता हूं, क्योंकि जिला सोलन का आप सोच सकते हैं कि कितना एरिया है, ना सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण साथ लगता है। चाहे आप नालागढ़ की बात कर लीजिए, दून की बात कर लीजिए, कि अगर आप जिले की भी बात करते हैं, क्योंकि मैं जिला का प्रमुख कम से कम इन जगह का हूँ, तो ऐसे में दोनों जगह अलग अलग भूमिकाएं आती है। तो ये पहली भूमिका, अगर मैं आपने कहा कि दोनों में कहाँ मजा आता है, तो मुझे दोनों जगह मजा आता है। और मैं आज भी आपको बता दूं, मैं जिस जगह भी काम करता हूँ, जब सामाजिक काम होते हैं, जब आपने देखा हमने फेस्टिवल किया तो वहाँ भी हमने 100% दे के किया। जहाँ पर भी मैं काम करता हूँ अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता हूँ और वार्ड के लोगों को भी विश्वास दिलाता हूँ कि मगर मौका दिया, अभी तो टाइम है, लेकिन अभी से मैंने जाना आना शुरू कर दिया। और सबसे पहले मैंने दावेदारी भी दी, उसके बाद बहुत से लोगों ने दी। सभी को शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं आपको इतना कहूँगा कि मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा, ये मेरा वादा है। और मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि नेता को कभी नहीं चुनना। नेता आपके द्वार बहुत आएंगे और सारे के सारे अब समाज सेवक बनकर आएंगे, क्योंकि आप जितने भी 17-18 वार्ड जो भी होंगे, उसका वार्ड बढ़ जाए क्या हो जाए कुछ नहीं पता, सबके आगे नीचे समाज सेवक लिखा होगा। लेकिन मैं आपके पास समाज सेवक नहीं, आपका विशाल बनकर आऊँगा। आप मुझे जैसे भी हो, जो भी काम बताएंगे उसको करने का प्रयास मैं जरूर करूँगा। धन्यवाद विशाल भाई हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विशाल वर्मा, वार्ड नंबर 6 से इन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी है। धन्यवाद। ऐसे ही इंटरव्यूज़ के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।